नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल द गुरु पर। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अपनी पहली वर्कशीट बनाई थी और मैंने आपसे कहा था कि आप अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, कि एक लिस्ट बना के ज़रूर रखिएगा जिसमें कम से कम नहीं तो 2 या 3 पेज आपके जो हैं वर्कशीट के भरे हों। देखिए, मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया और आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर सिखाने वाले को इतना डाटा लिखना पड़ रहा है तो सीखने वाले को तो शायद लिखना ही चाहिए, इतना काम तो करना ही चाहिए। तभी आप मेरे हिसाब से जो है कमांड्स जो है एक्सेल की अच्छी तरह से जो है समझ सकते हैं। तो आइए, आज मैं आपको इस वर्कशीट पे थोड़ी सी और बेसिक एक्सेल की कमांड्स बताऊंगा जो आपके डेली रूटीन में जो है काम आएंगी। तो आज हम थोड़े फॉर्मेटिंग के ऑप्शन देखेंगे और थोड़ी सी और कमांड देखेंगे एक्सेल की होम टैब से ही। और आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिस्ट जो है काफ़ी बड़ी है। इसमें मैंने जो है नियरली 116 बंदों का जो है डाटा जो है लिखा है। और अभी हम क्या करेंगे कि मैं आपको ये जो होम टैब की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की कमांड्स है वो बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो जैसे ये जो टॉप पे हमने फर्स्ट रो में हेडिंग्स लिखी हैं, अगर आप इनको थोड़ा स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट रो में मैंने थोड़ी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, तो हम इनको सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले मैं इनको बोल्ड करूँगा। और अगर आप सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए मैंने दोबारा दबाया तो बोल्ड ऑफ भी हो गया। ऑन और ऑफ, ये जो फॉर्मेटिंग की ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, ये जहाँ से ऑन होती हैं ऑफ भी वहीं से हो जाती हैं। तो जैसे मैंने इसको बोल्ड किया, अगर मैं इसको दोबारा दबाऊँ तो ये ऑफ भी हो जाएगा। और या फिर आप जैसे कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहे हैं तो साथ साथ जो है, अगर आपका एक हाथ कीबोर्ड पे है तो आप कंट्रोल बी से बोल्ड भी कर सकते हैं और दोबारा दबाने पर ये ऑफ भी हो जाएगा। उसके बाद ये जो आप, जैसे कि मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था कि आपकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट पे रहते हैं एक्सेल के अंदर और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमेशा राइट पे रहती हैं। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ पे कि हेडिंग्स के बिल्कुल नीचे जो है वो डिटेल मार्क्स नहीं है आपके। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको सेलेक्ट कीजिए। ये मैं सभी पे लगा देता हूँ, ये वाली कमांड। ये मैंने सभी रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया। और जो अलाइनमेंट के आपके पास ऑप्शन है वो हैं 3 ऑप्शन है आपके पास। इसमें है लेफ़्ट, सेंटर और राइट। तो जैसे हमारे अल्फ़ाबेट जो है लेफ़्ट पे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल राइट पे, या तो मैं सभी को लेफ़्ट पे कर देता हूँ या सभी को राइट पे कर देता हूँ। तो ये आप कौन सी अलाइनमेंट रखोगे ये आप पे ही डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूँ कि अगर आप लेफ़्ट अलाइनमेंट रखते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट वो जो है अच्छी नहीं मानी जाती। उसका कारण ये है कि जैसे अभी ये सभी वैल्यूज़ तो 2 डिजिट्स में ही हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपने कोई और शीट बनाई है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं, कोई वैल्यू छोटी है कोई बड़ी है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा ही राइट अलाइंड होती हैं, ना कि लेफ़्ट या सेंटर अलाइंड। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं छोटी सी एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें जो है मैं अलग अलग डिजिट्स की वैल्यू लिख रहा हूँ और इसमें डेसिमल प्लेसेस भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये देखिए, अभी पढ़ना इसको थोड़ा सा आसान है, हालांकि इसमें डेसिमल वैल्यूज़ भी हैं साथ में, लेकिन फिर भी इसको अगर मैं लेफ़्ट अलाइन कर दूं तो ये थोड़ी आपके लिए जो है दिक्कत हो जाएगी इनको समझने में। और ये तो बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं। अगर मान लीजिए वैल्यूज़ लाख या करोड़ में हो तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये देखिए, जैसे तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अलाइनमेंट। इसकी बजाय अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की अलाइनमेंट जो है राइट करूँ तो ये मच बेटर है। हालांकि डेसिमल प्लेसेस के कारण ये अभी भी ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि बीच में कई वैल्यूज़ जो हैं उनके डेसिमल प्लेसेस लगे हुए हैं। किसी का 1 है डेसिमल प्लेसेस, किसी के 2 हैं। तो हालांकि ये बिल्कुल ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो है आप राइट अलाइनमेंट ही हमेशा यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इन सभी
वैल्यूज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और इनकी जो मैं अलाइनमेंट रखूँगा, या तो खैर मैं राइट भी रख सकता हूँ या फिर मैं इनको सेंटर में भी कर सकता हूँ। और सेंटर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये हेडिंग के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यू ही 2 डिजिट्स हैं, तो ये कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाली। तो मतलब कोई भी 3 अक्षर की या 1 अक्षर की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने इसको सेंटर में कर दिया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है कि अगर फॉर्मेटिंग करते वक्त अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट रो में कलर फिल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फिल कलर का जो है बटन लगा हुआ है। अगर आप इस पर सीधे ही ऐसे क्लिक कर देंगे तो जो कलर आपको नीचे दिखा रहा था वो ही फिल हो जाएगा। तो अगर इसके साथ जो ड्रॉप डाउन बटन लगा, अगर आप उसको दबाएं तो जितने भी कलर एक्सेल में अवेलेबल हैं वो सारे आपको दिखा रहे हैं। और मोर कलर्स में जाकर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड कलर की लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स आपको मिल रहे हैं। या फिर आप कस्टम में जाके अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो बना भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से उसके बाद इसको डार्क या लाइट कर सकता हूँ, जैसा भी आपको चाहिए। यहाँ से कलर चूज़ कीजिए और यहाँ से उसके बाद डार्क या लाइट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो हालांकि एक्सेल में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ तो एक्सेल में कलरिंग वगैरह जो है हम कम ही यूज़ करते हैं, या फिर ज़्यादातर जो है ब्लैक और वाइट करते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड और फॉन्ट का कलर है फोरीग्राउंड है जो, उसको हम वाइट रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वाइट जो है आपकी बैकग्राउंड होती है, और फोरीग्राउंड जो आपका जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैक कलर में होता है। अगर आप चाहें तो ऐसे जो है फिल कलर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको हटाना है ये फिल कलर तो आप दोबारा से ड्रॉप डाउन बटन खोलिए फिल कलर का और यहाँ से नो फिल कर दीजिए। अभी अक्षर आपको इसलिए दिखाई देने बंद हो गए क्योंकि जो आपने अक्षरों का टेक्स्ट का जो कलर था वो इस बटन से मैंने वाइट कर दिया था, फॉन्ट कलर के बटन से, और यहीं से मैं दोबारा इसको ब्लैक कर देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं और आपको फॉन्ट कलर के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉन्ट ड्रॉप डाउन बटन को खोलें, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर तो नज़र आ ही रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक के आगे जो कलर है वो भी ब्लैक ही है। अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करूँ तो जैसे कि वो ब्लैक ही आना था, लेकिन ये ऑटोमेटिक और ब्लैक में क्या फ़र्क है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कि देखिए, अगर आप फिल कलर में जाकर इसमें ब्लैक कलर फिल करते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट कलर भी आपका ब्लैक है और फॉन्ट कलर भी ब्लैक है, इसलिए दोनों तरफ ब्लैक हो गया। लेकिन अगर यही बात मैं इसको नो फिल कर देता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं एक टेक्स्ट लाइन लिखता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं सीधा ही शेडिंग में जाता हूँ। और मतलब शेडिंग एक तरह का फिल कलर ही होता है, और इसमें मैं जो है शेडिंग का कलर जो भरता हूँ वो ब्लैक भरता हूँ। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट का कलर भी हमारे ब्लैक ही है। तो जैसे ही मैंने इसको ब्लैक किया तो आप गौर कीजिए कि अक्षरों का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो गया। तो इसका कारण ये है कि जो फॉन्ट कलर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है वो ऑटोमेटिक है, ना कि ब्लैक। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑटोमेटिक में ब्लैक कलर ही होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है कि अगर आप बैकग्राउंड को अगर ब्लैक करते हैं तो वो अक्षरों का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली वाइट कर देता है। और अगर आप इस यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखा हुआ है अगर आपने फॉन्ट कलर में, और यहाँ पर अगर आप फॉन्ट कलर जो है नो कलर कर दें तो वो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट का जो कलर था वो ब्लैक हो गया। हालांकि ये चीज़ जो है एक्सेल में अगर आप मुझसे पूछें तो जैसे मैं इसको अभी नो फिल कर देता हूँ और फॉन्ट कलर जो है मैं ऑटोमेटिकली रख लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए कलर चेंज करता हूँ ब्लैक, तो ये एक्सेल थोड़ा समझ नहीं पाती इस बात को। अदरवाइज़ नहीं तो इसको ये वाइट कर देना चाहिए था। मे बी ये पिछले वर्जन्स जो मैंने चलाए थे उसमें तो हो जाता था, मे बी ये शायद ये 2016 में कोई प्रॉब्लम होएगी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर नहीं रहा, जबकि इसे कर देना चाहिए जैसे कि मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखाया। खैर, अगर आपने कभी भी फिल कलर या फॉन्ट कलर्स चेंज करने हो तो आप जो है इन 2 बटन का सहारा लेंगे। अभी मैं इसको नो फिल कर देता हूँ।
उसके बाद अगर आपने हेडिंग का साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो ये 2 शॉर्टकट बटन लगे हुए हैं। हालांकि फ़ॉन्ट साइज़ का जो एक्चुअल कमांड है वो ये होती है। ये थोड़े 2 बटन इन्होंने लगा रखे हैं, तो यहाँ से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं अगर चाहें तो ये 0.2 का जो है फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंस डालता है हमेशा ही, जितनी बार आप इस बटन को दबाएंगे। और उसके बाद ये 24, 26, 28 ऐसे ही सीधे ही 28 से 36 पे जंप कर गया। और इसी तरह मैं अगर रिड्यूस करूँ तो रिड्यूस भी उसी ऑर्डर में हो रहा है। ये देखिए 11 से पहले 12 पे जाएगा, 12 से 14 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और उसके बाद सीधा ये जंप करेगा 28 से 36। और अगर इसके साथ लगा आप ड्रॉप डाउन बटन खोलें तो ये किस ऑर्डर में जंप करता है, जिस ऑर्डर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 11 से बाद 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 36। और अगर 36 के बाद मैं इसको एक बार दबाऊँ तो सीधा ही 48, 48 के बाद 72। तो ये इसी ऑर्डर में जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करता है अगर आप इन 2 बटन्स को यूज़ करो। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ वहाँ से कम या ज़्यादा करना है या इन 2 बटन का इस्तेमाल करना है। लेकिन थोड़ा सा एक और फ़र्क है इस कमांड में और इन दोनों बटन्स के अंदर। एक छोटी सी जो खासियत है वो इस वाली कमांड में जो इन दोनों में नहीं है, वो ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 के बाद 9, 10 और 11, 12, अगर आपको इन बिटवीन कोई साइज़ चाहिए, जैसे मान लीजिए 13 साइज़ चाहिए जो कि नहीं है लिस्ट में, तो वो आप यहाँ पे लिख कर भी एंटर कर सकते हैं। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सेल में जैसे अभी सबसे छोटा साइज़ जो है वो 8 है और इससे जो छोटा कम से कम जो हम साइज़ यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स में वो होता है 6। तो ये प्रिंटेबल साइज़ है। हालांकि आपको स्क्रीन पे बहुत छोटे हो गए हैं अक्षर। अगर आप इनका प्रिंट आउट निकालेंगे, अगर किसी कारणवश आपको 6 साइज़ करना पड़ जाए और अगर आप इनका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये पढ़ने लायक तो है ही है। थोड़ा सा आपको शायद निगाह आपकी थोड़ी ज़्यादा लगे शीट के ऊपर पढ़ते वक्त, लेकिन ये 6 साइज़ जो है प्रिंटेबल होता है, इससे छोटा साइज़ नहीं हम रखते। तो अगर आपको ऐसे कोई कस्टमाइज साइज़ चाहिए जो इस लिस्ट में नहीं है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक और बात है, अगर आप डेसिमल प्लेसेस इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे 8.5 मैंने लिखा तो वो आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है एक्सेल में वो 11 ही होता है। और इसके बाद जो ये भी बात आप याद रखिए कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है, मेरे ख्याल से ऑफिस 2010 से शायद ये शुरू हो गया था कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है वो इन्होंने कैलिब्रेट कर दिया था। इससे पहले जो था वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो था वो एरियल था और उससे पहले जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट था वो था टाइम्स न्यू रोमन। तो फ़ॉन्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि एक्सेल में ज़्यादातर ऑफिशियल काम होते हैं, तो फ़ॉन्ट जो है ज़्यादातर हम यहाँ पे सिंपल ही यूज़ करते हैं एक्सेल में। और वर्ड वगैरह या पावर पॉइंट में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़ॉन्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट्स जो हैं ऑलरेडी जो है कंप्यूटर में मेरे जो है इंस्टॉल्ड हैं। ये विंडोज़ के साथ बहुत सारे फ़ॉन्ट्स तो जो हैं जब आप विंडोज़ से इंस्टॉल करते हो उसके साथ ही आते हैं, और बाकी जो है आप अपनी मर्ज़ी से जो है इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ॉन्ट देखिए, ये मैंने अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में यूज़ करने के लिए अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसी तरह और भी थोड़े से फ़ॉन्ट हैं जो मैंने अपने काम के हिसाब से खुद इंस्टॉल किए हुए हैं। ये फ़ॉन्ट वगैरह इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये विंडोज़ के जो मैं लेसन बनाऊँगा ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर मैं आपको ये बातें सारी बताऊँगा। फ़िलहाल आपने इतनी बातें याद रखनी है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो होता है कैलिब्री होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है 11 होता है, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ इन 2 बटन से भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो है ये तीनों कमांड्स बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन यहीं से ऑफ होती हैं और यहीं से ऑन भी होती हैं। और अदरवाइज़ आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों ऑप्शन ऑन किए हैं। अगर बाद में मैं इनको हटाना चाहूँ तो जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया माउस से और कंट्रोल B, I और U तीनों इकट्ठे दबाए, मैंने कंट्रोल को होल्ड डाउन किया हुआ मैंने। उसके बाद जैसे ही मैंने B, I, U दबाया तो ये बोल्ड ऑन भी हो गया और इसी तरह इटैलिक और अंडरलाइन जो है ऑफ भी हो गए। तो वो आप माउस से चलाइए या कीबोर्ड से,
या दोनों का अगर आप कम्बिनेशन यूज़ करेंगे कीबोर्ड और माउस का, जैसे कि आपका एक हाथ माउस पे है और दूसरा हाथ आपने कीबोर्ड के पास रखा हुआ है, तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करता हूँ कि जैसे सिलेक्शन इधर से कर ली और कमांड जो है कीबोर्ड से चला दी। तो शॉर्टकट की इसका जो है वो ये फ़ायदा होता है। हालांकि मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो अलग से भी सिखाऊंगा और उसका एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। फ़िलहाल आप ये छोटी छोटी बातें याद रख सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड जो है काम करने की वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 3 बटन जो हैं अलाइनमेंट के जो हैं ऊपर भी लगे हुए हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लेफ़्ट सेंटर और राइट अलाइनमेंट है, और इनमें से कोई, ये आप बात ध्यान रखिए कि मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर थोड़ा आगे पीछे करने के लिए चीज़ों को ऐसे एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल देते हैं। ये मत आप कीजिए, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। ऐसे हम अलाइनमेंट चेंज नहीं करते टेक्स्ट की। उसके एक सिंपल सा कारण तो ये है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं 3-4 ये नाम जो हैं इनको ऐसे स्पेसेस डाल के आगे कर देता हूँ, तो अगर बाद में मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार इनको पीछे ही रखना है, तो मुझे क्या एडिट करना पड़ेगा और इनके आगे जितने मैंने स्पेसेस दबाए थे वो सारे डिलीट करने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से फिर आपका जो है स्पेस डालने में भी टाइम ख़राब हो रहा है और उनको हटाने में भी ख़राब हो रहा है। इसकी बजाय अगर आप कमांड याद रख लें वो ज़्यादा बेटर। जैसे कि इन तीनों को अगर आप ये करके देख सकते हैं ना, आप कि आप सेंटर में करके देखें आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, राइट पे करके देखें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो नहीं, आप कहते हैं कि जी नहीं मुझे तो लेफ़्ट पे ही चाहिए, बस लेफ़्ट से थोड़ी सी जगह मैंने छोड़नी है, तो उसके लिए एक कमांड है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले हम जो है बाकी ये 3 जो अलाइनमेंट की कमांड्स हैं इनको भी देख लें। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट कॉलम की विड्थ होती है वो 8.43 होती है, और इसी तरह अगर आप रो की हाइट देखें डिफ़ॉल्ट क्या है वो 15 है। अभी जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये बटन जो है प्रेस हुआ। ये मैं आपको एक नई शीट बना के दिखाता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिखा, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है अल्फ़ाबेट की अलाइनमेंट लेफ़्ट होती है और न्यूमेरिकल की जो अलाइनमेंट होती है वो राइट होती है। लेकिन यहाँ पे आपको बटन जो है कोई भी प्रेस हुआ नज़र नहीं आता। ये बात आप थोड़ी याद रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है टूल बार के अंदर कोई भी बटन जो है वो प्रेस्ड नज़र नहीं आता। तो जबकि ये ऊपर जो अलाइनमेंट का बटन है बॉटम अलाइन, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रेस हुआ। इसलिए मैंने नई शीट खोली थी ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। हर नई शीट में जो अलाइनमेंट का ये वाला ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम ही होता है। तो हम वापस अपनी शीट में आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बॉटम अलाइन का जो बटन है प्रेस हुआ है, और लेफ़्ट तो मैंने खुद किया था। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये लेफ़्ट पे है और ये जो है सेंटर में है। अभी मैंने इकट्ठा सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए वो यहाँ पे 2 बटन नहीं आपको प्रेस्ड दिखाएगा, एक ही दिखाएगा। तो अगर मैं ये ऊपर जो वाले अलाइनमेंट के ऑप्शन है अगर इनको चूज़ करूँ, जैसे कि मैं मिडल अलाइन करता हूँ, तो आप लाइन की तरफ देखिए कि वहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। तो इसी को समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि रो की हाइट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 15 होती है। तो इन 3 अलाइनमेंट को ऑप्शन को समझने के लिए आप एक बात ध्यान रखें कि आपकी रो की जो हाइट है तकरीबन आपके अक्षरों का साइज़ भी उतना ही है। मतलब 11 आपके फॉन्ट साइज़ है और जो रो की हाइट है वो 15 है, 20 पिक्सल। तो वो एक दूसरे से एक तरह आप ये कह लीजिए कि साइज़ में मैच कर रहे हैं। तो इसलिए जब मैं इनको दबा रहा हूँ बटन्स को तो ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पे इसका कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा, प्रीव्यू आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इन बटन को दबाने से क्या हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि ये अलाइनमेंट ऑप्शन आपको तभी समझ आएंगे या काम करते तभी नज़र आएंगे अगर आप रो की हाइट को बढ़ाएंगे। तो जैसे मैं 15 से इसकी हाइट जो है 30 कर देता हूँ, तो ये हाइट बढ़ गई। बॉटम अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट है। अब अगर इनको मैं सेलेक्ट करके मिडल अलाइनमेंट पे क्लिक करूं तो ये आपको नज़र आएगा कि ये एक्सेल जो है मिडल अलाइन कर रहा है। अगर आप छोटी हाइट में आप इसको मिडल करेंगे, हालांकि वो मिडल हो चुका हुआ है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा जब तक कि आप रो की हाइट नहीं बढ़ाओगे। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा।
तो अभी जैसे मैंने अब मर्जी जो है वो मेरी है। अब मैं इसको टॉप पे रखना चाहता हूँ, मिडल में या बॉटम पे, वो आपकी मर्जी भी, आप क्या कौन सी अलाइनमेंट आपको पसंद है या अपनी किस फाइल के हिसाब से आप कौन सी अलाइनमेंट रखना चाहते हो। तो ये अगर आप इनका कम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये नाम है, इसको मैं टॉप राइट कॉर्नर पे करना चाहता हूँ तो नीचे से मैं राइट करूँगा और ऊपर से मैं इसको टॉप कर दूँगा। या इसको मैं बॉटम लेफ़्ट पे करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं लेफ़्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बॉटम कर देता हूँ। या मिडल सेंटर में रखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको मिडल कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो इनका कम्बिनेशन कौन सा रखना है वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको शीट के अनुसार कैसा अलाइनमेंट ऑप्शन जो है वो पसंद है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको लेफ़्ट पे कर देता हूँ और इसको बॉटम पे कर देता हूँ और इसकी जो रो की हाइट है वो वापस से 15 कर देता हूँ। ये रो की हाइट, कॉलम की विड्थ की जो अलग से कमांड्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम जो है वो इन बेसिक बातों की तरफ ही ध्यान रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया वो है फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिल कलर, फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। और ये 6 जो अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। तो जैसे कि पहले बात हो रही थी हमारी कि बच्चे जो हैं वो ऐसे स्पेसेस डाल के जो है जगह छोड़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि गलत तरीका है। अभी मैं इसको एस्केप दबा के कैंसिल कर देता हूँ तो वो जैसे था वैसे ही रह गया। अगर आपने कभी भी मतलब जैसे अभी इन सभी नाम की या ये नंबर्स की जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट है। अब आप चाहते तो लेफ़्ट अलाइनमेंट ही हैं, पर लेफ़्ट से आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये सभी नाम, ये जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं नाम, ये थोड़े से आगे हो जाएं। तो उसके लिए आप जो है ये इंक्रीज़ इंडेंट का बटन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार दबाएं तो ये इतना फ़र्क छोड़ देगा और आप जितनी बार इसको दबाते जाएंगे ये उतना ही गैप जो है डालता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपके पास जो है कमांड है तो आपको मैनुअली करने की क्या ज़रूरत है। और वो आपको मैंने दिखाई दिया कि 3 नाम में आप हर एक नाम के आगे 10-10 स्पेस डाल रहे हो तो 3 नाम में 30 स्पेस डल गए। तो वो तो टाइम वेस्टेज की बात है। और अगर बाद में हटाने पड़ जाएँ तो वो हटाने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना लगाने में लगा था। तो उसकी बजाय आप इनको इस्तेमाल कीजिए, इंक्रीज़ इंडेंट को और डिक्रीज़ इंडेंट को। और अलाइनमेंट और इंक्रीज़ इंडेंट, डिक्रीज़ इंडेंट की एक बात आपस में जो है ताल्लुक़ रखती है। वो कौन सी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी अलाइनमेंट लेफ़्ट है और आप इंक्रीज़ इंडेंट दबाते हो तो वो लेफ़्ट से इंक्रीज़ कर रहा है आपका इंडेंट। अभी इंडेंट क्या होते हैं वो समझाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेरे थोड़े लेसन देखने पड़ेंगे जो मैं अभी बनाने शुरू करूँगा। उसमें मैं आपको ये इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट की जो है जानकारी जो है काफ़ी डिटेल में दूंगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं। तो फ़िलहाल आपने यहाँ पे इतनी बात याद रखनी है कि एक बार इंक्रीज़ इंडेंट दबाने से इतना गैप छूट जाता है। और उसके बाद अभी मैं डिक्रीज़ इंडेंट करता हूँ। जो मैं बात आपको बताने जा रहा था कि अलाइनमेंट लेफ़्ट है और उसके बाद इंक्रीज़ इंडेंट या डिक्रीज़ इंडेंट दबाते हो तो लेफ़्ट साइड से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना शुरू होता है। और जो बात ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि अगर आपके सेल्स की अलाइनमेंट जो है राइट है और अब आप इसको इंक्रीज़ इंडेंट को दबाओगे तो ये राइट से उस तरफ कर देगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू राइट पे हैं और आप चाहते हो, मान लीजिए आपके कॉलम का साइज़ बड़ा है, आप चाहते हो कि ये रहे तो अलाइन राइट ही, लेकिन थोड़ा सा इधर को हो जाए, बिल्कुल साथ ना जुड़ें बॉर्डर के, तो आप इंक्रीज़ इंडेंट दबाइए और ये इतना गैप छोड़ देगा। अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट होती तो लेफ़्ट से इतना गैप छोड़ना था। और सेंटर में रख के आप इंक्रीज़ इंडेंट तो खैर शायद नहीं दबाओगे, बाकी अगर दबा भी सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप करके देख सकते हैं। ये तभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक्सपेरिमेंट तो आपने खुद ही करने होते हैं। आप एक बार कमांड्स का मतलब अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद कौन सी कमांड कहाँ पे यूज़ होगी वो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। तो उसके बाद मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं लेफ़्ट पे रखता हूँ और डिक्रीज़ इंडेंट कर देता हूँ। अब क्या है, सॉरी, इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं। ये देखिए अभी मैं इसको अनडू करता हूँ। अभी जैसे ना ये आप देख रहे हैं ना, ये मिसमैच है, मतलब इनकी अलाइनमेंट लेफ़्ट हुई है, इंडेंट भी इनमें लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से पूरा कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और एक बार मैं सेंटर का बटन दबाता हूँ तो ये राइट पे चला गया, वो लेफ़्ट पे चला गया, और एक बार मैंने जैसे ही दोबारा दबाया तो ये ठीक हो गया। तो ये थोड़ा आसान तरीका होता है। जैसे कि
मान लीजिए यहाँ पे भी बोल्ड है, यहाँ पे इटैलिक है और यहाँ पे अंडरलाइन है। ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा, ये आपका टाइम बचा देगी, ये छोटी सी बात। अभी जैसे आपने मान लीजिए सबसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एक साथ हटाना है, तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं बोल्ड का बटन एक बार दोबारा दबाता हूँ, अंडरलाइन का बटन एक बार दबाया, सभी अंडरलाइन हो गए, और एक बार दोबारा दबाने से सभी ऑफ हो गए। इसी तरह इटैलिक दबाया, सभी इटैलिक हो गए, एक बार दोबारा दबाने से वो सभी ऑफ हो गए। और एक बात और है कि ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी कमांड जो आप चला रहे हैं वो आप किस चीज़ पे चला रहे हैं, मतलब आपने सिलेक्ट क्या किया हुआ है, कि जैसे ये सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है, या बहुत सारे सेल्स सेलेक्ट किए हुए हैं, या पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है, या एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, या एक से ज़्यादा रो सेलेक्ट की हुई हैं। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए मैं बोल्ड की कमांड चलाता हूँ, तो ये मत समझिए कि बोल्ड की कमांड इतने एरिया पे चली है, आपने पूरी की पूरी रोज को सिलेक्ट करके बोल्ड की कमांड चलाई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाद में आप यहाँ पे आके भी मैटर लिखोगे तो वो भी बोल्ड में ही आएगा। इसी तरह अब मैं इसको हटा देता हूँ। अभी इसी तरह जैसे मान लीजिए मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ, या कोई और कमांड भी चलाता हूँ, तो वो कमांड जो भी आप चलाओगे वो डिपेंड करेगा आपकी सिलेक्शन पे, भी आपने सेलेक्ट कितनी चीज़ की हुई थी। अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पूरा कॉलम तो बोल्ड हो ही गया, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए, मान लीजिए मैं ये 300 रो पे जाके कुछ लिखता हूँ तो वो भी बोल्ड में ही आएगा, क्योंकि कमांड जो है पूरे कॉलम पे लग चुकी हुई है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये बात थोड़ी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम अपने फार्मूलाज पे। तो जैसे कि कल मैंने आपको फार्मूला निकाल के दिखाया था और आपको फार्मूले को कॉपी करके भी बताया था, तो एक दो चीज़ें और हैं जो मैं इस शीट में आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे कि अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये ग्रीन डॉट के पास जाएं तो आपका माउस पॉइंटर जो है प्लस साइन, ब्लैक प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके जो है फार्मूला कॉपी कर देंगे, और एक्सेल जो है वो रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। अगर ऊपर H2 है तो वो मैच करेगा रो और कॉलम के नंबर के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने H3 कर दिया। तो इसी तरह अगर आप इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ तो ये आपके फटाफट सारे के सारे जो हैं आंसर निकल आएंगे। ये मैं यहाँ तक आके छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए, ये H117 तक इसने जो है कॉपी कर दिया फार्मूला, और सभी के रिज़ल्ट आपके पास एक साथ आ गए। तो एक बात आपको मैं और बता दूं, ये सिलेक्शन करते वक्त या कॉपी करते वक्त जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो जैसे कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, तो आपने होल्ड डाउन किया लेफ़्ट क्लिक माउस का और इसको नीचे की तरफ आप लेके गए, तो आपने क्लिक छोड़ना नहीं है, आप क्लिक कर ही रखें और माउस को थोड़ा नीचे करें तो ये लिस्ट ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होनी शुरू हो जाएगी, और जहाँ तक आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए अब ज़्यादा भी हो गया तो आपने क्लिक नहीं छोड़ना, क्लिक को दबाए रखें और वापस ले जाएं, और जब तक आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो जाती भी कहाँ तक कॉपी करना है, तब तक आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जब फाइनल हो जाए तब आप इसको माउस के बटन को जो है रिलीज़ कर दीजिए, और ये आपका जो है डाटा कॉपी हो गया। उसके बाद कॉपी करने का एक आसान तरीका जो मेरे हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने इसको कॉपी का बटन दबाया, इतने सेल्स को सिलेक्ट किया और पेस्ट का बटन दबाया, तो वो फार्मूला जो है कॉपी होगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला कॉपी होगा, क्योंकि इन चारों सेल्स के अंदर जो है फार्मूला लगा हुआ है। तो ये आप मत समझिएगा कि बिलो एवरेज ही कॉपी कर देगा। जब आपने यही फार्मूला यहाँ पे कॉपी किया, जिस सेल में फार्मूला लगा होता है, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक्सेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फार्मूला कॉपी करेगा, ना कि उस फार्मूले की जो वैल्यू है। जैसे वैल्यू जो है बिलो एवरेज है या पास लिखी आ रही है, तो अगर आप कॉपी पेस्ट मारेंगे तो बिलो एवरेज या पास ही नहीं लिखा आएगा, वो फार्मूले के हिसाब से आंसर आपको दिखा रहा है। उसकी बजाय अगर आप जैसे मान लीजिए ये रिसीव कोहली को कॉपी किया, तो ये एक वैल्यू है, और यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर आप पेस्ट करें तो वो रिसीव कोहली को ही पेस्ट कर देगा सभी जगह पे। फार्मूले में ऐसा नहीं होता, ये बात आप थोड़ी याद रखिएगा। और फार्मूला अगर आपने कॉपी करना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से कॉपी करें और नीचे तक सिलेक्ट करें और पेस्ट का बटन दबा दें,
तो ये भी एक आपके पास जो है तरीका है कॉपी पेस्ट करने का। या फिर सबसे आसान और जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि आप इस ग्रीन डॉट के पास आइए। जब आपकी माउस की शक्ल ब्लैक प्लस साइन में बदल जाएगी तो यहाँ पर आपने लेफ़्ट माउस बटन जो है वो उसके थ्रू आपने डबल क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये एंड तक सेम फार्मूला जो है वो कॉपी हो गया। ये देखिए यहाँ तक। और ये कहाँ तक कॉपी करता है? जहाँ तक आपका कॉन्टीन्यूस डाटा होता है। तो ये बिल्कुल जो लिस्ट है वो कॉन्टीन्यूस चल रही है 116 नंबर तक। और जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो उसने K3 से लेके K116 तक जो है फार्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी कर दिया। पर ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब आप ऐसे डबल क्लिक करके कॉपी करते हो तो जहाँ तक आपका कॉन्टीन्यूस डाटा जा रहा है वहाँ तक चीज़ कॉपी होती है। वो चाहे फार्मूला हो या कोई वैल्यू आप कॉपी कर रहे हो लगातार, तो वो वहाँ तक ही जाएगी डबल क्लिक करने से जहाँ तक आपका डाटा कॉन्टीन्यूस है। इसको अभी समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि कॉन्टीन्यूस डाटा का क्या मतलब होता है। तो अभी मैं इसको दोबारा से कॉपी करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से ये मैं रिकॉर्ड जो है डिलीट कर देता हूँ और ये बीच में जो है एक लाइन का गैप आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको कॉपी करता हूँ तो ये कॉपी कहाँ तक होगा? जहाँ तक आपका कॉन्टीन्यूस डाटा था। अगर उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए, ये लाइन आपने खाली छोड़नी है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, या फिर इसको कॉपी कीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही यहाँ पे आ गया, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए बाद में। वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी करना चाहें। तो अभी फ़िलहाल मैं ये अंडू कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से एक रिकॉर्ड डिलीट किया था, वो मुझे वापस चाहिए, और जो मैंने वो ब्लैंक जगह छोड़ी थी वो मुझे नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड हमारा वापस आ गया और यहाँ पे अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये नीचे तक जो है कॉपी हो गया। एक और बात है, पहले तो मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूँ क्योंकि ये फ़ाइल पिछली हमारी फ़ाइल है, पिछले वीडियो वाली, तो उसकी पेज की जो सेटिंग तो हम कर ही चुके हुए थे पहले से ही। अगर आप ये नीचे देखें तो टोटल ये आपको 6 पेजेस दिखा रहा है। तो अगर हम स्क्रॉल करें तो ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया। तो आपके जो रिकॉर्ड हैं 116 रिकॉर्ड जो हैं, 115 रिकॉर्ड जो हैं, एक तो हेडिंग होगी, मेरा ख्याल है 116 ही होंगे शायद, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो तो 3 पेज पे पूरे आ गए। तो ये 3 पेज और कौन से हैं? मे बी शायद आपका एक जो कॉलम है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, ग्रेड वाला। वो क्यों चला गया? पहले तो ये एडजस्ट था। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो उसमें हमने सेटिंग की हुई थी। आज का दिन में हमने क्या किया कि हमने फ़ाइल खोली और फटाफट काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत ही अलाइनमेंट सेट की, कॉलम भी थोड़े छोटे बड़े कर दिए, तो उसके कारण ये जो है कॉलम जो है पेज से बाहर चला गया। अभी आप चाहें तो थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट करके ही इसको अंदर ला सकते हैं। उसके लिए आपको कोई मार्जिन या ओरिएंटेशन या पेज का साइज़ वगैरह एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए मैंने 2 कॉलम्स का साइज़ थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया और ये जो कॉलम है आपका पेज के अंदर पूरा आ गया। और अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो उसमें आपको ये 3 पेज दिखा रहा है और ये पूरा का पूरा जो मैटर है हमारा वो 3 पेज के ऊपर ही पूरा आ गया। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी कमांड मैं आपको और बता देता हूँ, और वो ये है कि जैसे कि हम कॉलम्स का साइज़ जो है एडजस्ट करते हैं, और जिस तरह मैंने आपको ये फार्मूला कॉपी करना बताया डबल क्लिक के थ्रू, उसी तरह हम कॉलम की विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स। उसका मतलब क्या है कि अगर आप कॉलम यहाँ से, मैंने आपको कल बताया था अपने पिछले वीडियो में कि 2 कॉलम के बीच में जो बॉर्डर होता है, ये हेडिंग के बीच में, C और D के बीच में, यहाँ से पकड़ के आप कॉलम का साइज़ जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसकी बजाय अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम का साइज़ जो है एक्सेल उतना कर देगा जितने आपने उसके अंदर कंटेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि छोटा ही करेगा। अगर जैसे ये देखिए फिट नहीं आ रहे अक्षर, आप डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम का साइज़ बड़ा भी कर देगा अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स। ये कंटेंट्स पे ही डिपेंड करता है। ये देखिए अभी हमारे पास इतनी जगह जो है और आ गई। अब ये कॉलम खाली है तो ये खाली है तो इसे खाली ही पड़ा रहने दें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये प्रिंट आउट में कुछ आएगा।
क्योंकि ये तो है ही ब्लैंक। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। और अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है इस बात का ध्यान नहीं देते, और ना ही मुझसे कभी उन्होंने पूछा है कि सर ये जो एक्सेल की लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस जिनको हम बोलते हैं, ये तो प्रीव्यू में नज़र नहीं आ रही, जबकि शीट पे आपको नज़र आ रही। तो ये बात आपने आखिरी जो आज के इस लेसन के लिए ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एक्सेल की जो ग्रिड लाइंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रिंट आउट में नहीं आती। ये जो लाइंस हैं ग्रिड लाइंस एक्सेल की, अगर आप इस शीट का प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें ये प्रिंट आउट में बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नहीं आती। तो इनके बारे में जानकारी मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगा। ये बॉर्डर्स के साथ ताल्लुक़ रखता है, और बॉर्डर्स जो है वो ज़्यादातर हम मर्ज एंड सेंटर की कमांड के साथ यूज़ करते हैं, और साथ में और भी कई कमांड्स यूज़ होती हैं। अकेले बॉर्डर लगाना तो आसान है, लेकिन इस टॉपिक को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ताकि जब आप कोई इनवॉइस वगैरह या शीट्स के डिज़ाइन बनाने शुरू करें, अपनी मर्ज़ी से लेआउट बनानी शुरू करें एक्सेल के अंदर, तब ये चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा अपने अगले वीडियोस में। हालांकि थोड़े वीडियोस जो हैं वो बड़े बन रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ बातें वो आपको समझ में आ रही होंगी और आपके काम भी आ रही होंगी, अगर आपने शुरू कर दिया है एक्सेल को इस्तेमाल करना अपने घर या ऑफिस के अंदर। तो इसी के साथ ये वाला लेसन मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे। इसके बाद हम और अपने अगले लेसन में मैं आपको होम टैब्स की थोड़ी और कमांड समझाऊंगा, जिससे आप अपनी वर्कशीट्स को और बेटर बना सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप। और मेरा जो चैनल है द गुरु, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बेल का आइकन है वो भी आप दबा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं नए वीडियोस डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे आता रहेगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, गुड बाय।